वेलकम टू द 15th एपिसोड ऑफ द हॉट इशू। आज आपके साथ जिन मौज़ूआत पे मैं बात करना चाहता हूँ उनमें सबसे पहले तो कोरोना है, जहाँ पाकिस्तान जो है वो किसी और चीज़ में अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा हो या ना दिखा रहा हो, कोरोना के हवाले से पाकिस्तान जो है वो मुकाबला लगता है दुनिया से जीतने के लिए बेचैन है, क्योंकि वहाँ पे हर एक घंटे में अब चार लोगों का जो है वो इंतकाल हो रहा है। यानी हर घंटे में 4 लोग जो है वो मर रहे हैं पाकिस्तान में कोरोना वायरस से। और एक दिन में 5385 जो है वो नए केसेस विद इन 1 डे पाकिस्तान में 5385 नए केसेस आए हैं और एक दिन में जो है वो 83 अमवात हुई हैं। इस तरह पाकिस्तान में कोरोना वायरस से जो मुतासर हैं उनकी कुल तादाद 1,13,702 से बढ़ चुकी है और अमवात जो है वो 250 से ज़्यादा हो चुकी हैं। जो वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेस के, उन्होंने डिमांड किया है गवर्नमेंट को कि फौरी तौर पर पूरे मुल्क में कर्फ्यू लगाया जाए। उन्होंने कहा कि अगर कर्फ्यू ना लगाया गया तो सिचुएशन इतनी खौफनाक हो जाएगी कि जिसका हम लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इनका नाम है डॉक्टर जावेद अकरम। ये प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम, ही इज़ द वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस। So he demands a curfew. अब हम आते हैं जो बजट आने वाला है इसकी तरफ। अच्छा, बजट से पहले कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसका फ़ायदा यकीनन इमरान खान की जो गवर्नमेंट है उसको होगा। उसमें एक तो ये कि पेरिस ने जो फंड है उन्होंने रीशेड्यूल किया है लोन, तकरीबन 2 मिलियन का मेरा ख्याल है। इसी तरह से IMF जो है उसने भी रीशेड्यूलिंग, ये मुख्तलिफ जो जहाँ से कर्जे लिए हैं ना, उनके पास जाके कह रहे हैं कि भैया खुदा का वास्ता है हमें माफ़ करें और हमें फ़िलहाल जो है वो थोड़ा सा रिलीफ दें। तो वो थोड़ा बहुत इनको रिलीफ मिल रहा है, और लेकिन ये कर्जे माफ़ नहीं हो रहे, ये कर्जे अपनी जगह पर खड़े हैं, सिर्फ रीशेड्यूल हो रहे हैं। अब बजट आ रहा है, बजट में 3 चीज़ें इनको ये फेस करेंगे। नंबर 1 जो है सबसे पहले वो डेट रीपेमेंट्स हैं, फिर दूसरा है जो नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है, दूसरा जो है वो इनको करना पड़ेगा जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है उसके लिए इनको बजट में पैसे रखने पड़ते हैं, और तीसरा जो है वो डेवलपमेंट फंड है। अब मसला ये है कि डेवलपमेंट फंड जो है उसको तो IMF वगैरह ये काट नहीं सकते, क्योंकि वो चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हों और दूसरे जो बाकी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो चलें ताकि इकॉनमी जो है वो सर्वाइव कर सके। लेकिन जो मिलिट्री का बजट है वो नॉन प्रोडक्टिव बजट है, तो मिलिट्री तो तैयार नहीं हो रही अपने बजट को कम करने के लिए, बल्कि उसने तो फुल प्रेशर डाला हुआ है कि आप नेशनल फाइनेंशियल अवार्ड जो है उसको भी सेंट्रलाइज करें। नेशनल फाइनेंशियल अवार्ड बेसिकली टैक्स कलेक्शन के बाद जो पैसे इकट्ठे होते हैं उसको कहते हैं। और इसमें होता ये है कि जो सूबे हैं वो जो सेल्स टैक्स और जो इनकम टैक्स जो है इसकी परसेंटेज तय होती है। तो इस वक्त जो है वो सूबे तो तैयार नहीं है। सिंध ने कह दिया है कि जी हम तो बिल्कुल NSC को छेड़ने भी नहीं देंगे, और अगर उसको छेड़ेंगे तो काफ़ी काम ख़राब हो जाएगा। तो कहीं से भी स्क्वीज़ ये करना चाहते हैं, तो उसके लिए इन्होंने एक नया स्कीम सोचा है, और वो ये सोचा है, दिमाग बड़ा इनका नेगेटिव चलता है, पॉजिटिव में नहीं चलता, नेगेटिव में बहुत स्पीड है इनकी। इन्होंने सोचा कि हो ये जो पेंशनर्स हैं इनकी पेंशन जो है वो उसको इन्फ्लेशन के साथ जोड़ के जो हम बढ़ाते हैं, इनकी अब पेंशन नहीं बढ़ानी, पेंशन जितनी दे रहे हैं इतनी यहाँ पे फ्रीज रखें। दूसरा इनको ये करें
कि रिटायरमेंट की एज को 60 की जगह 65 कर दे। उससे ये होगा कि नए पेंशनर पैदा नहीं होंगे। कितने यार इनका दिमाग है स्टूपिड। तो नए पेंशनर पैदा नहीं होंगे तो पेंशन नहीं देनी पड़ेगी। तो इस तरह के ये काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान दुनिया का शायद पहला मुल्क है कि दुनिया को पेट्रोल रखने की जगह नहीं मिल रही, इतना पेट्रोल ज़्यादा हो गया है ये कोविड-19 की क्राइसिस की वजह से। और पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान में पेट्रोल मिल ही नहीं रहा, देयर इज़ नो पेट्रोल। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं इनके दूसरी चीज़ जो मैं आपसे चलते चलते डिस्कस करना चाहता हूँ वो है ये जो आर्मी चीफ ने दौरा किया काबुल का, ये किस लिए किया है? ये टोटली एंटी इंडिया प्रोजेक्ट है, टोटल 100%। आई कैन गारंटी यू इसकी। इस देखिए, जब आप आप जा रहे होते सड़क पे तो आप बंदर देखते हैं, आप कुत्ता देखते हैं, हाँ, तो आप कह सकते हैं ना, कोई पूछे कि आपने क्या देखा, तो आप कह सकते हैं यार मैंने गारंटी जो है वो मैंने कुत्ता देखा था क्योंकि वो कुत्ता कुत्ते की तरह लगता है, या बंदर देखा था क्योंकि वो बंदर की तरह लगता है। इसी तरह इनकी हरकतें जो हैं उनसे जो मायने निकलते हैं वो आपसे मैं बयान कर रहा हूं। आप ये देखें कि आर्मी चीफ अकेले नहीं गए आर्मी चीफ के साथ आईएसआई के डायरेक्टर जनरल भी गए और उनके साथ सादिक साहब भी गए। सादिक साहब एक्स एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के काबुल में, पहले एम्बेसडर हुआ करते थे और उनको काफ़ी समझा जाता है कि वो काफ़ी अच्छे नेगोशिएटर, काम पर्सन हैं। तो ये टीम गई वहाँ अफ़गानिस्तान और इन्होंने वहाँ जाके तो जो मुज़ाकरात किए, उससे पहले ये मिले अब्दुल्ला को जो कि कंटेंडर थे प्रेसिडेंटशिप के भी, और जो अफगानिस्तान की जो सीक्रेट एजेंसी है उसको हेड भी करते हैं। फिर ये मिले हैं जाके अशरफ गनी। तय ये हुआ है कि जो अशरफ गनी हैं वो डील करेंगे इस सिचुएशन को, लेकिन अब्दुल्ला जो है उनको इस चीज़ का गालबन चार्ज दिया गया है कि वो निगोशिएशंस करेंगे सुपरवाइज। अच्छा, अब इसमें देखने वाली जो बात है वो ये है कि अफ़गानिस्तान का जो पश्तून है और अफ़गानिस्तान का जो नॉर्दर्न अलायंस वाला ऊपर वाला हिस्सा है, जो उज़्बेक ताजिक वगैरह हैं, ये सब प्रो इंडियन है। क्योंकि पाकिस्तान की आईएसआई ने जिस तरीके से अफ़गानिस्तान का बलात्कार किया है, वहाँ का पठान बिल्कुल पाकिस्तान के साथ नहीं है। वो नफरत करते हैं पाकिस्तान से, इंडिया को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि इंडिया ने उनके लिए डेवलपमेंट में बहुत पैसा भी दिया है और सॉफ्ट लोन्स भी दिए हैं और एक ब्रदरली उनका सिस्टम रहा है। फिर इंडिया के अंदर उन्होंने बहुत सारे अफगानिस्तान के जो यंग जनरेशन है उसको जब मोदी साहब गए थे तो ऑफ़र किया था पढ़ने के लिए, तो बहुत सारे लोग जो है वो अफगानिस्तान में पढ़ने के लिए ट्रेनिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग जो है वो कर रहे हैं। तो एक उनका एक पॉजिटिव वे में अफगानिस्तान और इंडिया का एक ताल्लुक है और यही ताल्लुक जो है इसको ब्लॉक करने के लिए अब ये इंडिया पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। और इसमें जो है वो ये होगा कि इनकी कोशिश है कि अमेरिका के इलेक्शन से पहले ये काबुल में जो गवर्नमेंट है उसके और जो ये है तालिबान है, इनके दरमियान नेगोशिएशंस के ज़रिए एक ऐसी गवर्नमेंट कायम की जाए वहाँ पे जिसमें तालिबान को भी शामिल किया जाए।
और ये जो आईएसआई का चीफ गया था और डीजी आईएसआई और इसके साथ जो वो सादिक साहब गए थे, बेसिकली ये 3 चीज़ें डिस्कस करने गए थे। नंबर 1, ये डिस्कस करने गए थे जो प्रिजनर्स हैं, तालिबान प्रिजनर्स की रिलीज़ के मसले को, रिलीज़ पे भी इनका फटा पड़ गया था। दूसरा जो गए हैं वहाँ पे डिस्कस करने के लिए कि अफगानिस्तान में विद इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूएंसी विच इज़ द अफगान पीपल। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसको शेयर करना ना भूलें। चलते चलते मैं जिक्र करना चाहूँगा अजय पंडिता का। मैंने उनकी बेटी की वीडियो भी देखी है, यकीन जाने बहुत दुख हुआ है। कश्मीरी पंडितों का जो मसला है ये हमें पार्टी एफिलिएशन से ऊपर उठ के देखना पड़ेगा इसको। ये एक ह्यूमैनिटेरियन मसला है, ये एक ह्यूमन राइट्स का मसला है, और ये मसला जो है इसका ताल्लुक बराह रास्त जो है वो कश्मीरी पंडितों के जेनोसाइड से है कि आप बिल्कुल नहीं चाहते कि कश्मीर के अंदर किसी किस्म का भी कोई कश्मीरी पंडित हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे वो किसी भी जमात का हो, कम्युनिस्ट क्यों ना हो भले। तो ये हम तफरीक करके अपने दुश्मन को ताकतवर नहीं हमें करना चाहिए। कश्मीरी पंडित है, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे बीजेपी का है, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी का है, चाहे वो किसी भी पार्टी का नहीं है। जब हम कश्मीरी पंडित को एज अ कश्मीरी पंडित देखेंगे और इस क्राइसिस को जिससे वो फेस कर रहे हैं, इस क्राइसिस को जब हम समझेंगे कि ये क्राइसिस जो है ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, तो फिर हम खड़े हो सकते हैं कश्मीरी पंडितों के साथ, और फिर हम कश्मीरी पंडित जो है उनकी लड़ाई उनके साथ मिलकर लड़ सकते हैं। मैं आखिर में आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूँ कि हमने ये लड़ाई कश्मीर में जो चल रही है इसको कैसे लड़ना है और कैसे जीतना है। इसके लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा, ठीक है, एकजुट होना पड़ेगा। और फिर मैं ये कहूँगा एकजुट इस बुनियाद पे नहीं होना कि हम मुसलमान हैं या हम हिंदू हैं या हम सिख हैं या हम मसीही हैं या हम अहमदी हैं या हम पता नहीं क्या हैं, बल्कि ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे इकट्ठा होना होगा कि हम उस वक्त तक ना तो मुसलमान बन सकते हैं सही, ना सही हिंदू बन सकते हैं, ना सही सिख बन सकते हैं, ना सही मसीही बन सकते हैं, जब तक वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड ना किया जाए जिसके अंदर हम सब अपने अपने रिलीजन को पीसफुली प्रैक्टिस ना कर सकें, जिसके अंदर हम चलते हुए इस बात से खौफजदा ना हो कि हमें अपने रिलीजन की वजह से जो है वो हमारे शरीर को कोई डेंजर पहुंचा सकता, कोई डेंजर होगा, कोई हार्म पहुंचा सकता है। लिहाजा आपने देखा होगा ये जो टेररिस्ट हैं ये ऐसे काम करते हैं जैसे जुएं काम करती है, सर में जुएं पड़ती हैं ना, ये टेररिस्ट इसी तरह काम करते हैं। लिहाजा इसका इलाज भी ये है कि एकजुट होके जम्मू कश्मीर और पूरा भारत का देश एकजुट होके ये कश्मीर में कंघी करे, कंघी की तरह कोम्ब करे, कोम्ब करके इस लाइस को बाहर निकाले, इस लाइस को बाहर निकाल के फिर जो है इसका वो करें जो लाइस के साथ किया जाता है। तो इसके साथ ही मैं आपसे आज इजाज़त चाहता हूँ। कल आपसे फिर मुलाकात होगी और कल हम कुछ नए इश्यूज़ पे डिस्कस करेंगे। प्लीज़ आज का वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।